हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ एक्सक्रीशन, जिसके ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं। एक्चुअली ये क्लास भी जो था फोर्थ लास्ट क्लास ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट फिर इसको बाद में जब अपलोड करने का टाइम आया तब मैंने देखा कि इसमें जो है वॉइस का इशू आ रहा है। माइक जो था वो म्यूट पर ही रह गया एंड पूरी क्लास जो थी रिकॉर्ड हो गई। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब लिख करके समझा चुकी थी, बट उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे लास्ट कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म रह गया, इसके अलावा कुछ जो डिजीज़ेज़ वगैरह रहती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, डिजीज़ेज़ वगैरह जो हमारी होती हैं, ये सारी जो डिसऑर्डर्स जो रहते हैं इसके एक्सक्रीशन के, वो सारी चीज़ें देखनी है। मेन तो इसमें काउंटर करंट मैकेनिज़्म के बारे में ही हमें देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काउंटर करंट मैकेनिज़्म की बात करें तो ये बेसिकली किस लिए होता है। एक तो जो हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया होता है उसको मेंटेन करने के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म में फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, रेड कलर ले लेती हूँ मैं, ठीक है। क्यों होता है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सिंस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड इज 300 मिली ऑस्मोल, बट ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो कितनी होती है, 4 टाइम। यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ब्लड से 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। ये नोट करके भी मैंने लिखवा दिया है कि आर किडनी हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस 4 टाइम मोर कंसनट्रेटेड यूरिन दैन इनिशियल फिल्ट्रेट, कितना, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है इसमें जो रोल होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, अगर हम रोल की बात करें तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये बर्ड्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टार मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम रोल की बात करें कि किन किन पार्ट्स का रोल होता है, तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर सॉल्ट्स की बात करें तो कौन से सॉल्ट्स, NaCl एंड यूरिया का इसमें रोल होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। अच्छा, एक चीज़ ये और समझ लीजिए कि जैसे कि अगर हम बात करें कि लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो होता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है और जो वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो होता है, वो दोनों ही कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि लूप ऑफ हेनले में फ्लो जो है इस तरफ से, मतलब इधर से एंटर करके इस तरफ से बाहर निकल रहा है, तो वहीं वासा रेक्टा में क्या होगा, इधर से एंटर करके इस तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फ्लो जो होता है ऑपोजिट रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में। इसके बाद बात करें, देखो कि अगर NaCl की बात करें तो कहाँ से NaCl एंटर करता है और कहाँ से वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आता है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दी थी कि NaCl फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एंटर करता है और डिसेंडिंग कहाँ एंटर करता है, देखो ये डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये हमने इस तरीके से डायग्राम बना रखा था। ये हमारा मेड्यूला था, ये कॉर्टेक्स रीजन है इसमें, ठीक है। ये जो डायग्राम ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, ये लूप ऑफ हेनले बना हुआ है, इसी के पैरेलली जो है वासा रेक्टा बनी हुई है, ठीक है। तो NaCl कहाँ से निकल रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ये यहाँ से ये NaCl निकल रहा है, ठीक है। और ये कहाँ एंटर कर रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आने के बाद ये वापस से कहाँ, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो है वापस से असेंडिंग वासा रेक्टा की साइड से वापस इधर, ये देखो यहाँ पर ये वापस निकल जा रहा है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और वहीं बात करें अगर यूरिया की, तो यूरिया कहाँ कहाँ से निकल रही है, डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग, ये डिस्टल पार्ट है इसका कलेक्टिंग टिब्यूल का, यहाँ से यूरिया निकल करके कहाँ जा रही है, एक्सचेंज हो रही है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये जो थिन सेगमेंट है यहाँ पर आकर के जो है यूरिया वापस से एक्सचेंज हो जा रही है एंड अगेन बैक टू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम आ जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ, ये आप इसको, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि कौन सा जो सॉल्ट है, मतलब NaCl कहाँ से निकल रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, इसी तरीके से यूरिया कहाँ से निकल रही है और कहाँ एंटर कर रही है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो असेंडिंग की जगह हो सकता है यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कर दें, या फिर डिसेंडिंग वासा रेक्टा की जगह असेंडिंग वासा रेक्टा कर दें, इस तरीके से। तो आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स मतलब बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि कहाँ से NaCl निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, यूरिया कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर
जा रही है, इसलिए ये मैंने आपको डायग्राम के बेसिस पर भी यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखनी है वो रेगुलेशन ऑफ किडनी देखनी है कि किडनी किस तरीके से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको कैसे मेंटेन करती है। तो इसमें हमने दो एक तो रास का सिस्टम देखते हैं, रास देखते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और दूसरा जो हम देखते हैं एएनएफ देखते हैं, ठीक है, एएनएफ सिस्टम देखते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। रास में बेसिकली क्या होता है, हमने जेजी सेल पढ़ा था, ठीक है। तो जेजी सेल से मैंने आपको बताया था एक तो रेनिन सिक्रीट होता है, दूसरा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी जो आरबीसी के बनने में हेल्प करता है, ठीक है। देन रास का बेसिकली कब एक्टिवेट होता है रास, तो रास तब एक्टिवेट होता है जब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है वो लो होता है, या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो लो होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, रेनिन हार्मोन जो है जेजी सेल से निकलता है और ये कहाँ जाता है, लीवर में जो एंजियोटेंसिनोजिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रेनिन इसको क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर लंग्स में एस जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एंजियोटेंसिनोजिन 2 जो है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। और ये एंजियोटेंसिनोजिन 2 क्या करता है, किडनी के एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर के एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का टारगेट क्या होता है, ये डीसीटी इसका टारगेट होता है। और ये यहाँ पर क्या क्या करता है, एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जब एक्टिवेट हो जाएगा तो जो सॉल्ट है वो रिटेन होने लगेगा ब्लड में, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, वापस से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर एएनएफ की, तो देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये पूरे सिग्नल सब चला गया टारगेट के पास, मतलब किडनी ने जो है एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ कर दिया, डीसीटी जिसका टारगेट होता है उसने सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट कर दिया, जो कि क्या कर रहा है, सॉल्ट को रिटेन कर रहा है ब्लड में। बट इसको कोई बताने वाला भी तो होगा ना कि हाँ, यहाँ पर हमें इस चीज़ को स्टॉप करना है, वरना तो ये सॉल्ट रिटेन करता रहेगा और बीपी बढ़ते बढ़ते फिर बीपी हाई हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब सॉल्ट रिटेन होने लगता है तो यही वाला जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, जब हार्ट के पास जाता है तो वहाँ पर जो है एएनएफ वर्क करता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, या इसको हम एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर या हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से, एट्रिया से रिलीज़ होता है और ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि जब ये वाला जो ब्लड होता है, हाई वाला जो ब्लड होता है, ये जब हार्ट के पास जाता है तो वहाँ से फिर ये वाला एएनएफ वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ये वापस से जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एएनएफ जो है कैसा है, एंटागोनिस्टिक टू रास है, और ये वैसो डायलेटर होता है, ठीक है। और ये कब ऑपरेट होता है, जब बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, मिक्सचुरेशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है यूरिन पास आउट करने को, उसे हम मिक्सचुरेशन बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिथ्रा रिलैक्स होती है, जिससे यूरिन पास आउट हो जाती है। अगर हम बात करें तो देखो, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब यूरिनरी ब्लैडर जो है हाफ फिल्ड हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी सिग्नल भेजते हैं, और वहाँ से मोटर सिग्नल आता है डिट्रेसर मसल्स के पास, ठीक है। डिट्रेसर मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब डिट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो यूरिनरी ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड यूरिथ्रा रिलैक्स हो जाता है, जिससे यूरिन जो है पास आउट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारा एक जो सब टॉपिक बचा था वो बचा था हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस बेसिकली उन लोगों में करना पड़ता है जिनका जो किडनी वर्क करना बंद कर देती है। तो ये बेसिकली एक पूरा सेटअप होता है जिसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी के मशीन के थ्रू निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है। तो अगर यूरिया इंक्रीज़ हो रही है तो उसको यूरेमिया बोल देते हैं। फिर ये प्रोसेस किस पर बेस्ड होता है, ये प्रोसेस बेस्ड होता है सिंपल डिफ्यूजन पर, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो मशीन होती है बेसिकली वर्क करती है आर्टिफिशियल किडनी की तरह, और इसमें जो फ्लूइड यूज़ होता है वो डायलाइसेट बोला जाता है उसको। इसका जो कंपोजिशन होता है कैसा होता है, सेम होता है ब्लड की तरह, एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स और यूरिया कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है।
मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है यहाँ पर ना नाइट्रोजनस वेस्ट को एज़ोटीमिया बोलते हैं। वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जब नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसको बॉडी में, तो उसे एज़ोटीमिया बोलते हैं, और जब यूरिया इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है डायलिसिस में उसे हम सेलोफेन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर देखो मैंने मेंशन भी करा हुआ है। यूरेमिया क्या होता है, जब एक्सेस यूरिया हो जाता है उसे यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुको मैं। ठीक है, और एज़ोटीमिया कब होता है, जब एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसे एज़ोटीमिया बोलते हैं। और किडनी स्टोन की बात करें, आप लोगों ने नॉर्मल टर्म्स में सुना भी होगा कि किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है तो वो ऑपरेशन से निकाला जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे रीनल कैलिकुलाई बोलते हैं। और ये स्टोन काहे के होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि किसी को अगर यूरिन पास आउट नहीं हो रही है, मतलब नो यूरिनेशन है, तो उसे हम उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, एन्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर लेस यूरिन हो रही है तो उसे ओलिगोन्यूरिया एंड बेड वेटिंग जो चीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों में आदत होती है कि वो बेड पर ही इनका यूरिन पास आउट हो जाता है, उसे ई न्यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। एंड इसके अलावा अगर यूरिन में पस सेल्स की प्रेजेंस है तो उसे पाईयूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा बात करें, अगर इन्फ्लेमेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में तो उसको सॉरी सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं या फिर ब्राइट्स डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यूरिन के बारे में भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक होती है, और 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे जो है हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, ओडर जो होता है अमोनिया की वजह से होता है, और यूरिया कितना, अगर ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कितना एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिया 25 टू 30 ग्राम्स पर डे होता है एक्सक्रीट, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं कि लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले किस में देखने को मिलता है, तो ये कंगारू रैट में देखने को मिलता है। मोस्ट कंसनट्रेटेड यूरिन कंगारू रैट का ही होता है। इसके अलावा इसमें फैट ऑक्सीडेशन भी प्रेजेंट होता है। देन एनसीईआरटी में ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई थी, वो मैंने इसलिए यहाँ पे नोट करवा दी हैं कि अगर जैसे ईएमआरएस वगैरह का जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो ये चीज़ें अलग से आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा कि एक तो किडनी तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है किडनी, बट इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो कुछ कुछ चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि लंग्स है, तो लंग्स से क्या चीज़ एक्सक्रीट हो रही है, CO2 एक्सक्रीट हो रही है, और ये ध्यान रखिए अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। और वाटर जो है अप्रॉक्सीमेटली वाटर वेपर 400 ml पर डे है ये, ठीक है। ऐसी स्किन की अगर बात करें तो स्किन से स्वेट एंड सीबम एक्सक्रीट होता है। लीवर की बात करें तो लीवर से बाइल सॉल्ट्स, एंड सलाइवा से यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम मंडे को, अब आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा दैट विल बी क्या रहता है अब आप लोगों का, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अब स्केलेटल सिस्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मंडे को कर लेंगे। देन उसके बाद जो है स्केलेटल एक दिन लगेगा, फिर उसमें मस्कुलर सिस्टम में, और उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम मान के चलिएगा 2 दिन तो नर्वस सिस्टम में, 2 दिन एंडोक्राइन में, और जो है 2 दिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब नेक्स्ट ये मंडे से लेके सैटरडे तक आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीक, मतलब नेक्स्ट वीक तक आपका ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। टेक केयर।